हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम क्लास 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.2 की चर्चा करते हैं। आज इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको आज वन बाय वन करके हल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो आपका ठीक है, तो चलिए अपरिमेय संख्या एक बार और समझ लेते हैं। जो संख्या बटे के रूप में नहीं लिखी जाती है, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। और जिनका मान कर्ण के यानी रूट के अंदर का मान नहीं निकल पाता है, रूट के अंदर की संख्या का मान नहीं निकल पाता है, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7 अभी और भी संख्या है। ठीक है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इस ऑल पूरी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, कुछ भाग कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान ली कर्णी 3 है, इसमें मान लें हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन गया। अगर इसमें कोई गुणा कर देते हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, इनको बारी बारी करके सॉल्व करते हैं और जानते हैं अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। इस वाला टॉपिक से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, सिद्ध करना है, तो आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। हल अब थोड़ा सुन लीजिए, जो इसमें दिया अपरिमेय पूछा है तो हमको कल्पना करके इसका विपरीत यानी परिमेय मानना होगा। क्या मानना होगा? कल्पना हम करके अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, तब हमारा सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो माना, चलिए देखिए, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय था लेकिन हमने क्या मान लिया है? परिमेय संख्या मान लिया है। तो चलिए परिमेय मान लेते हैं, इसको हम किसके बटे में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या p बटा q के बराबर होती है, तो p बटा q, q की जगह पर नॉट इक्वल 0 है, यानी q नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ p और q के बारे में कुछ हम अपना कल्पना करके रखते हैं, कुछ शर्त रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q एक के नहीं है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q के जगह कुछ नई संख्या है तो हमको एक मिल रही है। इसके अलावा अदर कोई अन्य संख्या आ जाती है, इसके एक के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाती है तो उसको हम परिमेय संख्या तब नहीं कहेंगे। तो कौन सी संख्या सिद्ध हो जाएगी? अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई है। वास्तव में तो कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको गलत कल्पना करके मानना है। ठीक है, और सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो कर्णी 5 बराबर p बटा q। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि कर्णी 5 को हटाना है। कर्णी 5 के यानी जो इस पे रूट लगा है, कर्णी लगा है, उसको हटाना है। तो देखिए हटाते हैं कैसे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनका वर्ग करना पड़ेगा, इधर का भी इधर का भी। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करें, वर्ग करने पर कर्णी हट जाती है, वर्ग करने पर कर्णी क्या होती है? हट जाती है। देखिए कर्णी 5 का स्क्वायर यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर, अब p बटा q का स्क्वायर। ठीक है, मैंने पूरी p और q का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब कर्णी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो कर्णी के अंदर का माना जाए। जैसे कर्णी अगर 5 का करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्णी 5 आ जाएगा। अगर कर्णी 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आती है? कर्णी 3 आ जाएगा। और कर्णी 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कर्णी 7 आ जाएगा। माने अंदर की जो संख्या है वो बाहर आ जाती है जब स्क्वायर करते हैं तब। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए कर्णी आप स्क्वायर कर देंगे तो कर्णी 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर हो जाएगा बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको
देखिए हल करेंगे आगे इस स्टेप को, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 का p में गुणा होगा, क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। जब बराबर की इधर और इनका आपस में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, गुणा हो गया। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा सा कुछ चीज समझ लेते हैं, क्या चीज समझना है, तो देखिए अगर हम 6 का गुणाखंड कर दें यानी फैक्टर कर दें तो इसका 2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 3। अगर 2 से ये 6 डिवाइड है कि नहीं, 2 से 6 डिवाइड करेंगे, है बिल्कुल। 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है यानी 6 को 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है। कौन कौन भाग कर रहा है, 2 और 3। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो 5 है ये p स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। तो जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसको लिखेंगे चूंकि p भी 5 से देखिए p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीज मान लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब p के जगह पे जो समीकरण नंबर 1 हम माने, p के जगह पे हम कुछ मान मान लेते हैं। देखिए कैसे माना, p बराबर 5r, जहां r कोई पूर्णांक है, r क्या है, जहां कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, p का जो मान है समीकरण नंबर 1 में लाकर रख देते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। तो p का मान क्या है, 5r है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5r का होल स्क्वायर बराबर 5, ये तो सेम सेम इसी तरफ उतर जाएगा। तो जब 5r का स्क्वायर करेंगे, 5r का, तो ये हो जाएगा 5 का 25, r का r स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर। देखिए 5 और 25 आपस में कट रहे हैं, इनको कटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि समीकरण जो 2 है, जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 की तरह यहाँ 1 की तरह इसमें भी घटना घट चुका है। देखिए कैसे, 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा यानी भाग करेगा। तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी चलिए देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो अब देखिए क्या हमारे पास क्या चीज मिला है कि देखिए यहाँ जो q है, q का एक गुणनखंड 5 मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि भाग कर रहा था 5 यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे p को 5 विभाजित कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी यहाँ भी p का गुणनखंड 5 मिल गया है, यानी p और q का दोनों का एक कॉमन गुणनखंड क्या मिला है, 5 मिला है। तो हमने ये कल्पना किया था कि P और Q के एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर आ जाते हैं तो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएंगे। तो अब हमारी क्या है, हमारा क्वेश्चन अब हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुका है। तो देखिए लिखेंगे चलिए देखिए
इस प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि P और Q के अन्य उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 ने भाग कर रहा था P और Q को, तो इसका कॉमन गुणनखंड 5 मिल गया। तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमने कल्पना किया था कि P और Q का एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो यहाँ पे 5 मिल गया, इसलिए हमारी कल्पना क्या हुआ, गलत हो गया, इसलिए कर्णी 5 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः हम कहेंगे कर्णी 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेम बाकी प्रोसेस इसी तरह से आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन हो गया। अब देखिए सुन लीजिए, अगर कर्णी 3 आपको सिद्ध करना है, कर्णी 3 सिद्ध करना है, तो जहां पे कर्णी 5 लिखा है वहां पे आप कर्णी 3 लिखेंगे, और जहां जहां 5 अंक हुआ है वहां पे 3 लिखते चले जाएंगे, 3 ठीक है। तो इस प्रकार से कर्णी 3 सिद्ध कर सकते हैं। और कर्णी 2 सिद्ध करना है तो कर्णी 5 की जगह पर कर्णी 2 रख देंगे, जहां जहां स्क्वायर किए हैं, गुणा किए हैं, भाग किए, तो जहां जहां 5 है वहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 7, कर्णी कर्णी 11, कर्णी 13, माने इस प्रकार से सारी संख्या सिंगल में इसको प्रूव कर सकते हैं। अदर देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन, दूसरी तरफ पे आते हैं। क्वेश्चन 2 सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कर्णी का 5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए इसको कैसे करते हैं, सेम उसी प्रकार से क्या करना है कि हम अपनी कल्पना इसके विपरीत मानेंगे, कल्पना इसके विपरीत मानेंगे, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। हल माना 3 प्लस 2 √5 एक अपरमेय संख्या की जगह पर हम क्या मान लें, परमेय संख्या मान लिए। माना 3 प्लस 2 √5 एक परमेय संख्या है। चलिए परमेय संख्या, तो इसके बारे में इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बता देंगे Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ का मतलब कि जो संख्या उसमें कॉमन मिलती है वो गुणनखंड नहीं है। यानी अगर इसको जब सिद्ध करते हैं तो एक के अतिरिक्त अन्य P और Q की संख्या मिल जाती है, तो वहां पे परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो 3 प्लस 2 √5 इक्वल टू P/Q, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह क्या करना है कि हमको कर्णी जो 5 है इसको अकेला करना है, कर्णी 5 जो है करना है अकेला करना है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 को यहाँ से हटा देंगे। तो कैसे, पहले एक एक को करके हटाएंगे। तो 3 को हटाएंगे तो पहले के यहाँ बचेगा 2 कर्णी का 5। हाँ, P इधर प्लस का है तब बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। जब इधर बराबर को उधर की कोई संख्या भेजते हैं, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये संख्या क्या आ जाएगी, इधर जाके माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 √5 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा। अब इस Q से Q को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से P में गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 से Q को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, Q आएगा। Q से 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब यहाँ से किसको हटाना है, 2 को हटाना है। तो 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर आके भाग करेगा, तो इधर हो जाएगा कर्णी 5 P-3Q, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा यानी 2Q हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, P और Q को हमने क्या माना है, P और Q को हमने क्या माना है, पूर्णांक संख्या माना है। तो जो इधर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पार्ट इधर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये परमेय संख्या है, और ये कर्णी 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत माना था, तो इसलिए गलत ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे चलिए देख लीजिए, P-3Q
बटेगा क्यू एक परमेय संख्या है, ठीक। तथा कर्णी 5 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि जब ये परमेय थे ये परमेय ही के बराबर होगा, इसलिए कर्णी 5 भी परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कर्णी 5 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। चलिए समझ लिए। पी माइनस 3Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कर्णी 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। इसका कारण हमारी गलत कल्पना है। हमने जो यहाँ पे कल्पना माना था ये कि मतलब एक के से गुणनखंड नहीं, तो ये हम जानते हैं कि P और Q एक परमेय संख्या है। P और Q क्या माने? परमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो परमेय संख्या अपरमेय के बराबर नहीं थे, लेकिन यहाँ बराबर हो गया, तो हमने कल्पना ही गलत किया है, इसलिए बराबर हो रहा था। तो हम कहेंगे कि संख्या, इसका कारण हमारी गलत कल्पना है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए सिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√2 इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिखते हैं। तो इसको भी अपरमेय बोला है तो परिमेय मानेंगे, तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, माने 1/कर्णी का 2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q जहां Q ≠ 0 लिखेंगे। ये वाला पार्ट जो लिख रहे हैं ये हर एक कर्णी के अंदर में, हर एक कर्णी संख्या जितना सिद्ध करेंगे उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q एक के, चलिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q के एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त अगर अदर कोई संख्या, अन्य संख्या आ जाती है इसके पास में, तो वो परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या घोषित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/कर्णी का 2 ये P/Q, ठीक है। इसका देखिए, इसको पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्णी का 2, इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर, कर्णी का 2 P, इधर जाएगा Q, ठीक है। यहाँ से P को हटाते हैं, कर्णी 2 को अकेला करते हैं, तो कर्णी 2 हो जाएगा Q/P, यानी कर्णी 2 बराबर Q/P, ठीक है। अब देखिए कर्णी को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो Q/P का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग, ठीक है। तो देखिए कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? कर्णी के अंदर की संख्या 2 हो जाएगा, इधर क्या जाएगा? कर्णी का 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर क्या जाएगा? Q² और क्या आ जाएगा? P², ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक फिर इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए Q² बराबर 2P², इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। तो अभी इस 6 का बताए थे कि 6 का फैक्टर क्या था? 2 × 3, अगर 2 20 को डिवाइड कर रहे थे 3 20 को डिवाइड करेगा, यानी जो गुणे में संख्या इसको भाग करेगी, ठीक है। तो हमारा सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ है कि जो 2 है Q को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जो 2 है Q को क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं। तो 2 Q² का भाग कर रहा था, लिखेंगे चूंकि
क्यू स्क्वायर 2 से क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो क्यू भी इसलिए क्यू भी होगा, इसलिए क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखिए अब कुछ थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार यहाँ से होने के बाद हमने पी क्यू के पी की जगह पर अगर 2 है तो 2r माना थे, तो यहाँ पे देखिए अब क्यू की जगह पर क्या मानेंगे, 2r मान लेते हैं, ठीक है। तो माना q बराबर 2r, जहां r कोई पूर्णांक है। चलिए जो q का मान है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे q का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, तो क्या है समीकरण, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें रखते हैं क्यू का मान, क्या मान है 2r का होल स्क्वायर 2p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसका 4r स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये सेम उतर जाएगा, ठीक है। तो ये से यहाँ कटेगा तो 2r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। देखिए तो समीकरण 2 में जो दिखाई दे रहा है, क्या समीकरण 1 की तरह भी इसमें घटना घटी है कि नहीं घटी है, समीकरण 1 में जो हुआ था यह भी समीकरण 2 में हो रहा है, ठीक है। तो जो 2 है वो p को क्या करेगा, p स्क्वायर को भाग करेगा, भाग करेगा, तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, तो p भी इसलिए p भी विभाजित होगा, ठीक है, होगा। तो देखिए यहाँ पे p का एक गुणनखंड 2 मिला, यहाँ q का गुणनखंड 2 मिला, यानी p और q के दोनों के एक गुणनखंड 2 मिला है। हमने बोला था कि इसके एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, p और q के एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इससे हम सिद्ध होता है कि समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि p और q के एक के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड है, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। चलिए तो लिख लेते हैं इस बात को। चलिए देखिए इस प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि p और q के अन्य गुणक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका कारण हमारी गलत कल्पना है, गलत कल्पना है। तो 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1/2 एक अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था जो हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लीजिए। और तीसरा का दूसरा है 7/5 एक अपरिमेय संख्या, क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसको हल करेंगे, हल मानेंगे, हल ठीक है। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 बराबर p/q, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहां p और q पूर्णांक है तथा p और q एक के अतिरिक्त अन्य कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने एक के अलावा पी और क्यू के पास कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या आती है तो अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो 7 कर्णी का 5 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, 7 को यहाँ से हटा देते हैं। 7 को हटा देंगे तो कर्णी 5 अकेला आ जाएगा। कर्णी 5 हम जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हटाते हैं, तो 5 है इधर, यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है गुणा, तो इधर भेजेंगे तो बराबर किधर है, भागा कर लेगा, तो पी बटा 7 क्यू हो जाएगा। पी बटा क्या हो जाएगा, 7 क्यू। अब देखिए पी बटा क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो गया, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो गया। तो हम ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपनी कल्पना क्या किया है, गलत माना है। हमेशा हमें विपरीत मानना है, अपरिमेय संख्या को मतलब हम लोग जोर जबरदस्ती करके परिमेय मानना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कल्पना क्या होगी, गलत हो गई। तो बताएंगे पी बटा 7 क्यू चलिए इसको बता देते हैं। पी पी बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है तथा कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। कर्णी 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका कारण हमारी गलत कल्पना है। इसका कारण क्या है, हमारे जो माने है कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या माने हैं, बताया है कि पी बटा क्यू इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुण नहीं है। ठीक है, तो जो हमने परिमेय संख्या माना है तो इसका हमारे कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पे परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हुआ है। तो बताएंगे कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका कारण हमारी गलत कल्पना है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए हल, माना देखिए ये जितने भी अपरिमेय संख्या को परिमेय मानते हैं, ये हमारी सारी कल्पना होती है। हर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे उसको हम क्या मानेंगे, कल्पना करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्यों, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं वास्तव में जो अपरिमेय दिखा है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 प्लस कर्णी 2 बराबर है पी बटा क्यू। जब परिमेय माना है तो पी बटा क्यू के बराबर होगा, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा पी और क्यू एक के अतिरिक्त देखिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा पी और क्यू एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। 6 प्लस कर्णी का 2 बराबर पी बटा क्यू। अब क्या करना है कि जो 6 है इधर भेजना है, कर्णी 2 को क्या करना है, अकेला करना है। तो जब प्लस वाली संख्या बराबर के इधर भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाली संख्या होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस है तो इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा कर्णी 2 पी बटा क्यू माइनस 6। ठीक है, आगे इसको हल कर लेते हैं। 2 कर्णी का 2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू, लॉसो क्या आ जाएगा, क्यू। तो क्यू से क्यू को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से पी में गुणा करेंगे तो पी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है एक से क्यू को भाग करेंगे तो क्यू, अब 6 में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 6 क्यू। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए जो यह पी और क्यू है एक ही पूर्णांक संख्या है, ये वाला अगर कुछ भी अगर पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक यानी परिमेय संख्या आ जाएगा। पी और क्यू का मान अगर पूर्णांक संख्या रखते हैं तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो जा रहा है, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो जाए, लेकिन ये क्या है, सत्य नहीं है, ये क्या है, गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने जो कल्पना मानी थी वो गलत ही माना था, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, तो आगे इसका लिख लेते हैं। चलिए देख लीजिए,
p माइनस 6q बटेगा q एक परमेय संख्या है तथा कर्ण 2 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय परमेय के बराबर होती है, इसलिए कर्ण 2 को भी परमेय संख्या बताया जा रहा है। परंतु हम जानते हैं कि कर्ण 2 एक अपरमेय संख्या है, इसका कारण हमारी गलत कल्पना है। ऐसा मतलब क्यों कर्ण 2 को परमेय संख्या कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत कल्पना कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जानते हैं कर्ण 2 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो ये पे सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे अतः 6 प्लस कर्णिका 2 एक अपरमेय संख्या है, यानी अतः 6 प्लस कर्णिका 2 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, बार बार से अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि ये आपके क्वेश्चन दिमाग में उतर जाए, ठीक है। ये इससे पेपर में 1 या 2 आपसे करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो आप जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे आपके माइंड में बस जाए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।